नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज हम बात करेंगे मिशन विधानसभा पर। जी हां, लोकसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2 राज्यों में साल के अंत में चुनाव होने हैं। साथ ही 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव होने हैं। चारों राज्यों पर तमाम राजनीतिक दलों का विशेष फोकस है। आने वाले कुछ महीनों में 4 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं: महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार और दिल्ली। जहां महाराष्ट्र और हरियाणा में इसी साल चुनाव होगा, जबकि बिहार और दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र और हरियाणा ने निराश किया। इस बार पार्टी की दोनों राज्यों में सीटें घट गई। बिहार की बात की जाए तो इस बार बीजेपी यहां नीतीश कुमार की जनता दल के साथ मैदान में उतरी और बिहार की जनता ने इस गठबंधन पर भरोसा जताया। वहीं दिल्ली में बीजेपी अकेले मैदान में थी और 7 सीटों पर जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगा। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस सभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और जुट जाना चाहती है, और यही कारण है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रत्येक विधानसभा में प्रभारी नियुक्त करने का सुझाव दे दिया है। कांग्रेस ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र और हरियाणा में पिछले बार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। हरियाणा में कांग्रेस को 10 में से 5 लोकसभा सीटें मिली हैं, जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 13 लोकसभा सीटें जीती हैं। लोकसभा चुनाव में मिली इस बढ़त को अब पार्टी विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रखना चाहती है, जिसको लेकर तमाम प्रयास जो हैं वो दोनों ही पार्टियों की ओर से लगाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी चुनौती ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बना हुआ है। बिहार और दिल्ली में जो प्रदर्शन उनका पहले रहा वही दोहराने की एक चुनौती है। इसके साथ महाराष्ट्र और हरियाणा, जहां पर काफी सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम हुई हैं, तो ये 2 राज्य जो है बड़े राज्य भी हैं और इन दोनों राज्यों पर बीजेपी का खास फोकस रहने वाला है। और देखना होगा कि क्या कुछ रणनीति अब इधर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो है वो सामने आती है। और चलिए, चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं, उनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हेमंत जोशी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नीरज मेहरे जुड़ चुके हैं। नीरज जी, आपका बहुत स्वागत है। इसी के साथ यामीन कादरी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यामीन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत यामीन कादरी जी आपसे मैं करना चाहूंगी, क्योंकि 4 राज्य महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा और दिल्ली, जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्या स्थितियां आप इन चारों राज्यों में देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र और हरियाणा की अगर हम बात करें तो वहां पर इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन बिहार और दिल्ली में क्या कुछ सियासी समीकरण कांग्रेस के लिए है? कितनी बड़ी चुनौती है? चारों राज्यों पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिएगा, विधानसभा चुनाव वर्ष 2024 के अंत में होने जा रहे हैं। हम्म। इसमें हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हरियाणा, महाराष्ट्र हमारे लिए लोकसभा में जो सुखद संदेश लेकर आया है वो विधानसभा में भी आएगा। और दिल्ली में हमारा हाईकमान ये तय करेगा अब कि हमको आम पार्टी से जो गठबंधन है वो बरकरार है क्या है विधानसभा चुनाव में, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। और बिहार के अंदर हमारी जरूर कोई कमी रही होगी, उस कमी को सुधारने के काम में हम लोकसभा चुनाव के बाद जो हमारी CWC की जो मीटिंग हुई उसमें हम्म। निर्णय लिया गया कि जहां जहां हम जो है कुछ कम वोटों से सीटें हारे हैं, जैसे बादशाह हम हार गए बहुत कम वोटों से, एक हम्म। जयपुर ग्रामीण हारे, तो इस तरह की जो सीटें हमारे हैं वहां हमने जो हमारे जीते हुए सांसद हैं उनको प्रभारी बना दिया है। इसके अलावा कांग्रेस ने एक एक सीट पर जो है अब प्रभारियों की नियुक्ति और जो है बनाई जा रही है, प्रदेश प्रभारी बनाए जा रहे हैं। इसकी चयन पूर्वक जो है हम बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए इस कोशिश में लगे हैं कि इन चारों राज्यों के अंदर कांग्रेस एक अच्छा प्रदर्शन करके और विधानसभाओं में सरकार बनाने का काम करे। हरियाणा में तो अल्पमत में सरकार चल रही है, हम्म। लेकिन हम उसको गिराना नहीं चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम जब चुनावों में ही भगवान ने चाहा तो हम जीत कर आ रहे हैं, बाकी जनता हमें प्रेम दे रही है और हमें मत भी देगी, इसलिए हम उस सरकार को जो है इनकी तरफ करेंगे। हम विधानसभाओं में जीत करके आएंगे और बिहार के अंदर भी हम जो है अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और जो तेजस्वी यादव जी से हमारा गठबंधन है हम्म। उनके साथ बैठकर वार्ता चल रही है और उसमें ये जो कमियां थी उनको कमियों को ना दोहराते हुए हम एक अच्छाई की तरफ जाएंगे
और बयानों पर भी अंकुश लगाते हुए हम अच्छे काम करेंगे। जनता की मूलभूत जो सुविधाएं हैं हम्म। उनके लिए काम करेंगे। राहुल जी ने अभी जो है एक जो है जहां जहां पूरे प्रदेश के अंदर और जगह भी सब में वो एक धन्यवाद यात्रा निकलवा रहे हैं हम्म। और हर विधानसभा वार में कि आज विधानसभा में जो हमें जनता ने मत दिया उसका हम धन्यवाद प्रकट करने आपके समक्ष फिर दोबारा आए हैं। इससे ठीक है। जरूर हमें कुछ ना कुछ ठीक है, जो है लेकिन फायदा यामीन जी, मिलेगा और जैसे हम कि जो आप है लगे बता हुए रहे हैं। हैं कि चारों राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने गठबंधन का जिक्र किया। अब देखिए, जी इंडिया ब्लॉक ने, जो इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन पर जनता ने जी कहीं ना कहीं भरोसा तो जताया, लेकिन विधानसभा चुनाव में जी गठबंधन कहाँ है? आपको लग रहा है गठबंधन होगा? अब यहाँ जी पर आम आदमी पार्टी तो पहले ही क्लियर कर चुकी है कि विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा दिल्ली में। देखिएगा, ये आम आदमी पार्टी के जो अंदर अरविंद केजरीवाल हैं, डॉक्टर संजय सिंह है और उनके वरिष्ठ नेता हैं, हम्म। उनके और कांग्रेस के नेताओं के बीच में वार्ता होगी, चाहे वो मित्रता फाइट होए और जो है फ्रेंडली तरीके से, और चाहे गठबंधन के हम्म। साथ लड़े, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। हम तो एक सिपाही के रूप में, लेकिन हम कह सकते हैं हरियाणा हमारा महाराष्ट्र में है, बिहार में हमारा गठबंधन है, विधानसभा चुनावों में हरियाणा में जो है हमारा स्वयं जो है हम निष्पक्ष होकर लड़ेंगे। और इन ठीक है। तीन जो मैंने प्रांत बताए, बिहार और महाराष्ट्र में हमारा है गठबंधन, उनके साथ मिलकर हम काम करेंगे और चुनाव लड़ेंगे और भगवान ने चाहा ठीक तो है। इस मतदाता इस बार हमको जो है जिताएगा। ठीक है, यामीन कादरी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जी भी जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। कृष्ण मोहन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। कृष्ण मोहन जी, जिस तरह से अभी हम क्योंकि देखिए, अब 4 राज्य ऐसे हैं, बड़े राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को हताश करने वाले ये नतीजे रहे, खासकर महाराष्ट्र और हरियाणा से, जहां सर देखिए उम्मीद भी थी। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो हरियाणा में क्लीन स्वीप किया था, महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली थी और इस पर कई सीटें घट गई हैं। महाराष्ट्र में भी बड़ी चुनौती आपके लिए है, हरियाणा में भी बड़ी चुनौती आपके लिए है, और इधर कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में उनका जो प्रदर्शन है वो काफी बेहतर रहा है। कैसे इन विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं? क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी के इन विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को एक उत्सव की तरह देखती है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता उत्सव की तरह लगते हैं और जनता के बीच में जन जन तक जाते हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा, भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को जनता के बीच में लेके जाते हैं, बताते हैं कि हमने जनता की सेवा के लिए क्या क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किया। जहाँ तक उत्तर प्रदेश में और विभिन्न राज्यों में जहाँ पे हमारी कुछ सीटें कम आई है, तो उसका अवलोकन और चिंतन भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि हमारी सीटें क्यों कम आई है, किन परिस्थितियों में आई है। परंतु कुछ सीटें कम आने से यदि भारतीय जनता पार्टी के परिदृश्य को ये देखा जाने लगा कि हम कमजोर हैं, तो मुझे लगता है उस कांग्रेस को देखना होगा, जो पिछले 4 चुनाव से 54 सीट 50 सीट से आगे नहीं बढ़ पा रही है। पिछले अभी पूरे देश भर के वोट को देख लिया जाए तो 23 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी ने पाया, तो 13 करोड़ वोट मात्र कांग्रेस ने पाया, जो कि पूरे देश भर में सीटों पर चुनाव लड़े। तो 10 करोड़ से ज्यादा वोट पाने वाला व्यक्ति और 10 करोड़ से ज्यादा वोट पाने वाला संगठन यदि छोटा होता है तो मुझे लगता है इस चिंतन को बढ़ाना होगा। और जहां तक हरियाणा और महाराष्ट्र की बात है, वहां पे हमारा संगठन मजबूती से कार्य कर रहा है। पुनः हमारा गठबंधन, एनडीए गठबंधन वहां मजबूती से लड़ेगा और पुनः हम जीतेंगे, और जीतेंगे नहीं सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने परिदृश्य को साफ कर चुकी है कि हाँ, कुछ चीजें कम आई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हारे हैं, हम पूरा दूने वेग से, दूने परिस्थितिक व्यवस्था से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कृष्ण मोहन जी, यहाँ पर जब आप महाराष्ट्र और हरियाणा की बात कर रहे हैं, अब देखिए बीजेपी को लेकर कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों में नाराजगी तो है। हरियाणा में अब जो हमने प्रदर्शन अभी लोकसभा में देखा, अब देखिए पिछली बार क्लीन स्वीप था, इस बार 5-5 सीटें, यानी 5 कांग्रेस को मिल गई, 5 आपको मिल गई। कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा जो मुद्दा रहा है वो किसान आंदोलन को लेकर रहा है, जाटों को लेकर रहा है, जो वहाँ की स्थानीय समस्या थी। कहीं ना कहीं स्थानीय नेता उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए हरियाणा में, जिसका खामियाजा उठाना पड़ा है आपको। किसानों की मुद्दा की बात है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनते ही पहली किस्ती, पहला काम किया, किसानों को उनकी जो सम्मान निधि है हमने उनके खाते में ट्रांसफर ने ट्रांसफर किया। किसानों का सर्वाधिक किसी ने ध्यान रखा है तो किसान सम्मान निधि के रूप में, किसान फसल बीमा के रूप में, या विभिन्न व्यवस्था के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने किया। वो कांग्रेस किसानों की बात करती है जिसने गोली चलवाकर 26 किसानों की हत्या महाराष्ट्र में करा दी, 21 किसानों की हत्या एमपी में करा दी, और आज सब जब पूरे देश भर में
किसान को सम्मान निधि और विभिन्न आयामों से लाभ मिल रहा हो, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किसान वोट कर रहे हैं, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। ठीक है। यामिन जी, एक छोटा सा जवाब इस पर मैं आपका लेना चाहूंगी। किसान बीजेपी के पक्ष में है या फिर कांग्रेस के पक्ष में है? किसानों को लेकर जरा जवाब दे दीजिए जल्दी से। किसान जो है हमारा देश का अन्नदाता है, वो बीजेपी के पक्ष में कभी नहीं हो सकता। 3 काले कानून जब बीजेपी लाई थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी को ये नहीं हुआ कि दिल्ली जाकर उनसे बात करें, और बल्कि सड़कों पर कीलें लगाकर 700 से ऊपर किसानों को शहीद कर दिया गया। उनको ना कोई मुआवजा दिया, ना उनके परिजनों से मिलने कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता गया। और ये हरियाणा और वहाँ की मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करते हैं, किसानों पर अत्याचार इनका काम है। आज ये किस्त देकर मरहम लगाने की बात कर रहे हैं। किसान सब जानता है, और किसान पूर्ण रूप से इंडिया गठबंधन के साथ है। ठीक है यामिन कादिर जी। हेमंत जोशी जी हमारे साथ बने हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। हेमंत जी, आपके पास आना चाहूंगी। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है और दिल्ली को लेकर क्या कहेंगे? हेमंत जोशी जी। देखिए, दिल्ली में हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। हमने पहले ही घोषित कर दिया था। इवन कांग्रेस के पवन खेड़ा जी ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उसमें उन्होंने बता दिया था कि जो गठबंधन था वो लोकसभा सीट चुनाव के लिए था। तो दिल्ली में हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। बाकी के राज्यों में जो गठबंधन होगा उसकी गाइडलाइन आएगी, वैसा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पर बाकी के दिल्ली में जो गुड गवर्नेंस ऑफ केजरीवाल है, पानी में जो काम किया है, शिक्षा में जो काम किया है, स्वास्थ्य में जो काम किया है, महिला सुरक्षा में जो काम किया है, अच्छे स्कूलों में जो काम किया है, किसानों के लिए जो काम किया है, उसके बल पे हमें वोट मिलेगा। और जैसे पुराने परिणाम थे 67 और 63 सीट के, वही का वही परिणाम हम दिल्ली में दोहराने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हेमंत जोशी जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं दिल्ली में आपने काम किया है, लेकिन आज ही जो तस्वीरें सामने आई हैं, महिलाएं सड़क पर उतरी हैं, आम आदमी पार्टी के विरोध में प्रदर्शन महिलाओं ने किया है तमाम समस्याओं को लेकर। उनका ये कहना था कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे विधानसभा चुनाव के समय पर वो पूरे नहीं किए गए अभी तक। तो आपको लग नहीं रहा कि इसका खामियाजा कहीं ना कहीं उठाना पड़ जाएगा? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो जाके प्रदर्शन करते हैं। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ में है। उन्होंने पिछले 3 चुनाव में और एमसीडी चुनाव में दिखा दिया है कि आम आदमी पार्टी का जो मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करने का जो जिस तरह का मॉडल है वो मॉडल सक्सेसफुल है और दिल्ली के लिए वो उचित है। ठीक है हेमंत जोशी जी। नीरज मेहरे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव क्या देख पा रहे हैं आप? क्योंकि देखिए, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि महाराष्ट्र और हरियाणा की आप बात करें तो पहले जहां बीजेपी स्ट्रांग थी वहां अब कांग्रेस स्ट्रांग नजर आ रही है। बीजेपी की सीटें दोनों ही राज्यों में घट गई हैं। इसके साथ साथ दिल्ली और बिहार में क्या कुछ देख पा रहे हैं? दिल्ली, जहां पर लोकसभा चुनाव में तो दिल्ली की जनता बीजेपी के साथ रहती है, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का साथ दिया था, और इस बार फिर अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव दिल्ली में होंगे। और क्या लग रहा है आपको, जनता किसका साथ देगी? साथ साथ बिहार में क्या कुछ जातिगत समीकरण देखने वाले हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कहीं ना कहीं जातियों को लेकर जो चर्चा हुई, मैंने पहले भी इस बारे में आपसे चर्चा की थी कि अगर बिहार की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर जो मुखर जातियां हैं, राजपूत, वैश्य और कुशवाहा, कहीं ना कहीं जब मंत्री पद बांटे गए और मंत्रियों ने शपथ ली तो इसमें इन जातियों का एक भी नेता बिहार से नजर नहीं आया, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज थी। क्या लग रहा है आपको, क्या विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ने वाला है बिहार में? देखिए ऋषिका जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी 2 दिन पूर्व या यूं कहें कल ही आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का एक बयान जो आया है वो निश्चित रूप से बहुत इम्पोर्टेंट बयान है राजनीतिक हिसाब से, क्योंकि संघ के बारे में एक बात ये कही जाती है या मोहन भागवत जी के बारे में एक बात ये कही जाती है कि वो कम शब्दों में बड़ी चीजें कह जाते हैं और बहुत सारी चीजें कह जाते हैं। बहुत सारे संदेश आज उन्होंने दिए हैं। हाँ, वो बहुत बड़ी चीज ये है कि उन्होंने कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही है और इशारों में सब कुछ कह दिया है। बिल्कुल। तो और वो सत्ता पक्ष के लिए भी कहा गया है और विपक्ष के लिए भी कहा गया है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं संघ और भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ न कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, क्योंकि जिस समय लोकसभा चुनाव चल रहे थे आपने भी देखा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम सक्षम है, अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं है। तो संघ ने आज जो आईना देश की सरकार को या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए गठबंधन को जो शीशा आईना दिखाया है, तो निश्चित रूप से वो बड़ी चिंताजनक बात है और उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही हैं। अब हम इस चुनाव की बात
देखेंगे तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू को जो मंत्रालय दिए गए उसमें जातिगत आधार इसलिए चूंकि नहीं रखा गया है क्योंकि बिहार में विधानसभा के जो चुनाव हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी इनके साथ गठबंधन से चुनाव लड़ेगी नीतीश कुमार से, ये लगभग तय क्या, चूंकि वो सत्ता में शामिल इसीलिए हुए कि हमारे प्रदेश को स्पेशल पैकेज मिल जाए और हम अपने प्रदेश का डेवलपमेंट कर सकें, वहाँ की जनता की समस्याएं जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको प्राप्त दिला पाए, जिससे हमें चुनाव में कोई विधानसभा की दिक्कत ना हो। महाराष्ट्र में चूंकि कांग्रेस का अपना इंडिया गठबंधन का जो वोट बैंक था वो बड़ा है निश्चित रूप से, और ये बात बिल्कुल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत सही और सटीक बात बताई कि ये जो गठबंधन था इंडिया गठबंधन ये मात्र लोकसभा चुनाव के लिए किया गया था। जैसा कि मध्य प्रदेश के चुनाव विधानसभा के हुए तो वहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग थी, वही एक दूसरे को अपने अपने मंचों से एक दूसरे को ताने दे रहे थे। तो निश्चित रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अलग अलग प्रदेशों में अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं जो लोग, वो लड़ेंगे निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के साथ। ये इससे पिछली बार भी यही हुआ था कि वो लोकसभा सीटें हार गए थे और विधानसभा जीत गए थे। तो वहाँ दूसरी चीज ये है कि वहाँ जो अभी बीच में कुछ दिन से एक नई समस्या दिल्ली में चल रही है पानी को लेकर, तो मुझे लगता है कि देश की जल संकट जो चल रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहिए तो उनकी ड्रीम एक योजना है घर घर जल, पूरे देश में चल रही है। अगर वो दिल्ली में ही लागू नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार को इस पर सोचना चाहिए क्योंकि वो योजना ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली को हटा के चलाई जा रही हो, जल तो पूरे देश के लिए रही, घर घर जल दे रहे हैं। तो दिल्ली में जब नहीं दे पा रहे हैं तो उससे जो है और चीजों को आकलन किया जा सकता है कि क्या हालात होंगे इस योजना के। तो निश्चित रूप से इस पर लोगों को विचार करना चाहिए और चुनाव में अपने स्थानीय मुद्दे जो हम और आप अभी लोकसभा के चुनाव में देख चुके हैं, अगर जो भी राजनीतिक दल राजनीति करता है और स्थानीय मुद्दे और जनता की बात को, जनता के मन की बात नहीं समझ पाएगा तो निश्चित रूप से उस दल को जो जनता के मन की बात को नहीं सुन पाएगा उस दल को निश्चित ही गठबंधन के मन की बात फिर सुननी पड़ेगी। जनता चूंकि अपने मन की बात कहती है, बटन दबा के जवाब देती है, जनता उसी हिसाब से काम कर रही है जिसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। लेकिन नीरज जी यहाँ पर आपसे एक विशेष टिप्पणी मैं महाराष्ट्र और हरियाणा पे चाहूंगी और जल्दी से इस पर जवाब दे दीजिए। महाराष्ट्र और हरियाणा पर क्या कुछ अब सियासी समीकरण देख रहे हैं? अब देखिए महाराष्ट्र की अगर आप बात करें तो जहाँ पर एनसीपी अभी हमने देखा जब मंत्रियों ने शपथ ली स्पेशल 71 की, जहाँ हम बात कर रहे थे 71 मंत्रियों ने शपथ ली, तो कहीं ना कहीं एनसीपी को वहां पर भी जगह नहीं मिली। और महाराष्ट्र में जो सीटें घटी हैं उसको लेकर भी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती महाराष्ट्र में है। और हरियाणा में किसानों का मुद्दा, जाटों का मुद्दा जो उठाया गया, और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से अभी कृष्ण मोहन जी ने बताया कि जो पहली फाइल है वो किसान सम्मान निधि की साइन की गई है, इसको रणनीति के तौर पर देख सकते हैं क्योंकि अब चुनाव है हरियाणा में विधानसभा। इसका जी हम उन चीजों पे नहीं अभी जाना चाहते हैं जो हमारे भाई सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला है, क्योंकि हम एक चीज उनको बता दें कि इससे पहले 80 करोड़ देश की जनता को आप राशन दे रहे थे। सिर्फ एक योजना की बात करूंगा, बाकी तो योजनाएं बहुत हैं। 80 करोड़ में से केवल 64 करोड़ लोग वोट देने निकले और उसमें भी आपको आधे वोट मिले। तो योजनाओं की बात मत करिए कि देश के प्रधानमंत्री ने पहली किस्त जारी कर दी। देश के प्रधानमंत्री ने अब तक अपने मन की बात 10 साल कही देश से, जब देश की जनता का मन नहीं भांप पाया तो निश्चित रूप से वहां पे हरियाणा और जो महाराष्ट्र की आप बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए या एनडीए गठबंधन के लिए बहुत संघर्ष होगा और वहां जनता के मन की बात को इन्होंने देखना ही पड़ेगा। ठीक है नीरज जी। कृष्ण मोहन जी जवाब दीजिए इस पर। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र हरियाणा की हम बात करें या फिर चारों राज्यों की अगर हम बात कर ले, इसके साथ साथ देखिए इन चारों राज्यों में तो विधानसभा चुनाव है और नीरज जी ने जिस तरह से कहा कहीं ना कहीं जनता की नब्ज जो टटोलनी चाहिए थी, उनके मन को टटोलने में बीजेपी नाकाम रही है, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा है। और 80 करोड़ अब देखिए उन्होंने जिक्र कर दिया यहाँ पर 80 करोड़ राशन, आप मुफ्त राशन बांट रहे थे 80 करोड़ लोगों को, जिसमें से 64 करोड़ लोगों ने निकलकर वोट किया। तो योजनाएं क्या धरातल पर उतना काम नहीं कर पा रही है? देखिए ये वो लोग हैं जो अपने किए को पीछे भूल जाते हैं। कांग्रेस पार्टी शायद भूल गई कि 2012 में सरकार थी कांग्रेस की और सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी किया जिसमें उसने कहा कि इस देश में लाखों टन अनाज जब सड़ जा रहे हैं, बावजूद इस देश में भूखमरी बढ़ती जा रही है, इसको क्यों ना रोका जाए। कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस के मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट लगाया
कि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यदि हम बांटना चाहते हैं तो लूट के भेद चढ़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी 2014 से और 10 वर्षों से बांट रही है, कोई लूट नहीं हुई, कोई व्यवस्था गड़बड़ नहीं हुई। तो ये अपराधी भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनके लोग अपराध करना जानते हैं। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री लाल किला से खड़ा होकर इस बात की ताकीद देता हो कि 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूँ और 85 पैसे लूट के बावजूद भी 15 पैसे यदि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चला जाता है तो देश अमेरिका बन जाएगा। 85% की लूट की बात करने वाले लोग, जस्टिफाई करने वाले लोग अब जब बात करते हैं, मुझे लगता है इस देश की जनता महसूस कर रही है। और रही बात जहाँ तक हरियाणा और महाराष्ट्र की, तो हाँ, महाराष्ट्र में हमारी कुछ सीटें जरूर कमाई है, परंतु इस बात की स्पष्ट करता हूँ और बड़े मजबूती से इस बात को कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में और हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और आप देखेंगे कि किस तरह से ये किसान, दिल्ली के लिए क्या कहेंगे नौजवान, कृष्ण मोहन जी, दिल्ली के लिए भी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर दोनों प्रवक्ता आप ही की बातों पर जवाब देना चाह रहे हैं। दिल्ली के लिए क्या कहेंगे? आपको लग रहा है कि दिल्ली पर इस बार आप कुछ कमाल दिखा पाएंगे? कुछ रणनीति बीजेपी की वैसी होगी कि दिल्ली में इस बार आप पैठ जमा पाएंगे? आप बता दूं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है और ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो मिल के लड़े थे, दिल्ली में तो मिल के लड़े थे तो एक सीट पे ही जीत पाए। और यही लोग जब पंजाब में पहुंचे तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को चोर कह रही थी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को चोर कह रही थी। तो देश की जनता और दिल्ली की जनता ने देखा है कि यहाँ तो हमसे वोट मांग रहे हैं और वहाँ पर पंजाब में जाकर एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। अर्थात ये दोनों भ्रष्टाचारी है, अपराधी है। और इसका प्रतिफल ये होगा कि दिल्ली चुनाव हम जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ठीक है कृष्ण मोहन जी। यामीन कादरी जी, कृष्ण मोहन जी की बातों का जवाब दे दीजिए जल्दी से। देखिए मोहन साहब, ना तो कांग्रेस भ्रष्टाचारी है ना अपराधी है। राइट टू फूड 2013 में कांग्रेस लाई थी, आपने संसद से वॉकआउट किया था और जो आज राशन बांट रहे हैं ये राइट टू फूड है। इससे पहले कांग्रेस मिट्टी का तेल, चीनी, दाल, आटा, गेहूं ये सब कुछ बांटती थी। इंदिरा जी के टाइम से जनता को बांटती थी। ये कोई आपका एहसान जनता पे नहीं है, ये उसका राइट टू फूड है। हमारे राहुल नेता ने कहा था कि हम जो है 5 किलो की जगह 10 किलो देंगे, लेकिन मोदी जी का तरह हम चित्र नहीं जीत पाएंगे, ये आपका अधिकार होगा। और जहां तक बात आप करते हैं हम अपराधी हैं, अपराधी तो आप हैं बहुत बड़े, जो कि आपने 4 जून को मतगणना थी और 3 जून को आपने जो है इतने शेयर खरीदवा दिए और शेयर दड़ाम हो गए और जो है लोगों को करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। अपराधी के काम आप करते हैं, आप जो है भ्रष्टाचारी हैं। आपने पीएम फंड कोरोना काल का 20,000 करोड़ रुपया खा गए मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में। यह आपको मुबारक रहे। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, पंजाब के अंदर किसी ने किसी को चोर नहीं कहा है। हम अपने मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं। चोर, भ्रष्टाचारी और जो भी अब शब्द होते हैं वो हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को और नेताओं को सौंप दिए हैं, चाहे वो हमें भैंस बेचने का आरोप लेकिन लगाए, यामीन कादरी जी, गठबंधन से पहले आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यही कहते थे, कांग्रेस को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी वो बताते थे और कहते थे कांग्रेस के साथ वो कभी नहीं जाएंगे। और गठबंधन के साथ अब लोकसभा चुनाव लड़ा गया है तो बेहद दिलचस्पी है। हालांकि विधानसभा चुनाव में आप लोग अलग अलग है। हेमंत जोशी जी, आप भी कृष्ण मोहन जी की बातों का जवाब देना चाह रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। देखिए, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं वो इनको देखने दो। जहां तक इन्होंने बोला कि पंजाब में हम दोनों ने वो किया, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को वॉश आउट कर दिया, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की एक सीट नहीं है, तो पंजाब से इनको 0 पे लाके रख दिया इन दोनों पार्टियों ने। हम दिल्ली में भी करने जा रहे हैं और हरियाणा में भी हम अच्छे रिजल्ट देने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता को जो मूलभूत सुविधाओं के लिए हमने काम किया है वो अद्वितीय है, अभूतपूर्व है। ऐसा काम आज तक की किसी भी सरकार ने नहीं किया और दिल्ली की जनता उससे खुशी है। जैसे हमने महिलाओं को बस में फ्री किया है, अग्निवीर जैसी योजना जो इनकी गलत है उसके लिए हम अच्छा सा काम करेंगे। सैनिकों को सम्मान निधि के रूप में 1 करोड़ रुपए देने की बात हुई है। किसानों के लिए हमने काम किया है, आम जनता के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य में काम किया। इनके जैसे नहीं जो घोटालेबाज है, नीट का इतना बड़ा घोटाला हुआ इस देश में, इतने लोगों ने, बेचारों ने, बच्चों ने काम किया और नीट के रूप में उनको भुगतना पड़ा। जैसे मध्य प्रदेश में नर्सिंग होम घोटाला, पटवारी घोटाला, घोटालों पे घोटाले होते थे, ऐसे सेंट्रल में भी नीट का घोटाला हुआ। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। ठीक है, जल्दी से कृष्ण मोहन जी, नीट घोटाले पर, नीट में जो धांधली की गई है, धांधली के जो आरोप लगे हैं, इस पर जल्दी से एक जवाब दे दीजिए।
देखिए, इस तरह के ये जो आरोप लगे हैं, निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार को बेइज्जत करने का, परेशान करने का एक तरीका है। तो इतने बच्चे क्या झूठ बोल रहे हैं? एक स्वतंत्र संस्था है, हाँ। वो अपने स्वतंत्रता से कार्य कर रही है। इतने बच्चे जो सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो क्या झूठ बोल रहे हैं? मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ जी। परंतु यदि बच्चों ने आरोप लगाया है, बच्चों को यदि समस्या है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस देश के नागरिकों के लिए कार्य करती है, तो इस देश बच्चों के लिए भी काम करती है। निश्चित तौर पर उस पर हम जांच कराएंगे। यदि कोई भी ऐसी गलत व्यवस्था पाई जाती है, तो निश्चित तौर पर उसको जो भी लोगों को दंडित करेंगे। अरे नर्सिंग होम घोटाले में मध्य प्रदेश में जो सीबीआई जांच करने आई है, वो खुद घोटाले में उलझी हुई है। नर्सिंग होम घोटाले में आपने करा, पटवारी घोटाला करा, सीएस घोटाला करा, घोटाले पे देश में सर्वाधिक घोटाले करने वाली कांग्रेस पार्टी अब बच्चों की चर्चा करती है। इस देश के लोग महसूस कर रहे हैं इस बात को कि सर्वाधिक घोटाले, जीप घोटाले से लेकर के और 4G 2G घोटाले तक, ये किसने किया? इसी हरियाणा में, अरे 2G 4G ठीक है कृष्ण मोहन जी। नीरज मेहरे जी, आपसे एक अंतिम प्रतिक्रिया इस पूरे परिचर्चा पर लेना चाहूंगी। आप जिस तरह से देखिए 4 राज्यों की अब यहाँ पर बात कर रहे थे, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार और दिल्ली, जहां पर दिल्ली की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दिल्ली में बेहद दिलचस्प स्थिति इस बार हम देखने को मिल रही है। जैसे कि आम आदमी पार्टी, पहले मैंने कहा था कि दिल्ली की जनता पूरे दिल से वोट देती है, किसी को भी दे। लोकसभा चुनाव में इस बार भी 7 जो सीटें हैं वो बीजेपी के पास गई हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के दावे कर रही है। तमाम आरोपों को लेकर भी, भ्रष्टाचार को लेकर भी, आपको लग रहा है भ्रष्टाचार का जो मुद्दा उठाया गया वो दिल्ली में कारगर साबित हो पाएगा? देखिए ऋषिका जी, मैंने पहले भी कहा कि जनता के मन की बात आपको जाननी होगी, चाहे कोई सत्ता दल हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या एनडीए गठबंधन हो, लेकिन जनता के मन की बात नहीं समझेंगे, जनता की समस्या, मूलभूत समस्याओं पर अगर आप बात नहीं करेंगे तो जनता अपना फैसला बटन दबा के दिखाती है, जैसा हम और आप लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। चुनाव लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, मुद्दे वही रहते हैं। जनता की मूलभूत समस्याओं को आपको छूना पड़ेगा, जनता के मन की बात को पढ़ना पड़ेगा और निश्चित रूप से पूरे मामले में अगर आप जाएंगे तो मोहन भागवत जी का अभियान बहुत बड़ा अभियान है, जिसको लेके निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन या ये कहेंगे भारतीय जनता पार्टी इस पर मंथन करेगी। सत्ता जनता की, जनता चुनाव लड़ेगी और जनता अपना परिणाम बताएगी। ठीक है नीरज मेहरे जी, कहीं ना कहीं आप देखिए जिस तरह से आपने कहा कि लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, आम मुद्दों पर ही ये चुनाव लड़ा जाता है और जनता के मन को टटोलने में कहीं ना कहीं राजनीतिक दल नाकाम साबित हो रहे हैं। जो इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, देखना होगा कि विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां की जा रही है राजनीतिक दलों की ओर से, वो किसके लिए कितना लाभदायक साबित होती है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। आपको बता दें महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार और दिल्ली में लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। जहां पर महाराष्ट्र और हरियाणा में साल के अंत में चुनाव होंगे तो अगले साल की शुरुआत में ही बिहार और दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर देखना होगा कि जनता के मन को कौन टटोलने में कारगर साबित होता है और क्या कुछ नतीजे आने वाले हैं। क्या लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।